हेलो एवरीवन, हम विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जुलाई मंथ के इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा I2U2। उसके बाद हमें CPEC को डिस्कस करना है। फिर जो शिंजो एबे का असैसिनेशन हो गया था उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वन कंट्री टू सिस्टम क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि रशिया यूक्रेन डील क्या है और इसके बाद हम देखेंगे कि रिसेंटली अमेरिका ने वेवियर दिया है हमें S-400 मिसाइल सिस्टम पर, वो क्या है ये हम जानेंगे। इसके बाद हमने देखना है कि जो सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम है वो क्या है। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा आज की वीडियो का एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। तो देखते हैं हर एक टॉपिक को डिटेल में। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में वो रहेगा हमारा I2U2। ये I2U2 जो है ये क्या चीज है ये देख लेते हैं हम। I2U2 जो है वो एक इंटरनेशनल फोरम है जो लास्ट अक्टूबर 2021 में जो है वो एस्टेब्लिश हुई है। अब यहाँ पर जो I2U2 है ये क्या चीज है। I2 में I2U2 में 4 कंट्रीज जो है वो शामिल है। I2 मीन्स इंडिया एंड इजराइल और U2 मीन्स UAE एंड USA। अब जो ये I2U2 है वो न्यूज में क्यों है। हमने देखा कि ये अक्टूबर 2021 में ही एस्टेब्लिश हुआ है, तो इसके बाद जो फर्स्ट समिट हुई है रिसेंटली I2U2 की, इसी वजह से ये न्यूज में है। अब जो I2U2 समिट की जो हाइलाइट्स हैं वो देखने से पहले हम देखेंगे कि I2U2 क्या है। I2U2 जो है वो अक्टूबर 2021 में जो है वो पहली बार मेंशन में आई थी। ये एक इंटरनेशनल फोरम है। इंटरनेशनल फोरम क्या होता है कि जब कई देशों का जो ग्रुप बन जाता है वो रिस्पेक्टिव रीजन्स के हिसाब से जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो वो एक इंटरनेशनल फोरम कहलाती है। और यहाँ पे जो I2U2 ग्रुप है हमारा वो मेनली डिस्कस करेगा इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है वो इसका जो मेन फोकस एरिया रहेगा, ये मिलिट्री एंगल को कम देखेगा, इसका मेन फोकस एरिया रहेगा इकोनॉमी। अब जो I2U2 है उसको वेस्ट एशियन क्वेड भी बोला जाता है। हमें पता है कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेड है उसके मेंबर कौन कौन से हैं। उसके मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और कौन सा है हमारा इसके अलावा जो USA है हमारा। ठीक है। अब ये जो है ये थोड़ा ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं, पर क्योंकि जो I2U2 की कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, इजराइल, UAE, ये सारी कहाँ है, वेस्ट एशिया में पड़ती हैं। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो रेफर किया गया है वेस्ट एशियन क्वेड। हालांकि इसका ओरिजिनल नेम जो है वो I2U2 ही है, बट इसको वेस्ट एशियन क्वेड भी कहा गया है। अब जो I2U2 है उसके 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन रहेंगे। वो रहेंगे आपका वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी। अब जो I2U2 है ये इन 6 कोर एरियाज पर काम करने के अलावा क्या करेगा, ये करेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एक्सपर्टीज को, उसके कैपिटल को मोबिलाइज करेगा ताकि एक क्लाइमेट स्मार्ट तरीके से मॉडर्नाइज किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को। जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यूज करके मॉडर्नाइज किया जा सके। तो इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर की जो कैपिटल है और जो उसकी एक्सपर्टीज है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है जिसको फॉलो करते हुए I2U2 जो है वो बना है। अब्राहम अकॉर्ड्स बेसिकली इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ है। जो ये अरब कंट्रीज हैं इनमें भी जो सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ था, पीस एग्रीमेंट, वो इजराइल और UAE के बीच में हुआ था। अब इसका नाम जो है वो अब्राहम एकॉर्ड्स क्यों पड़ा है। अब्राहम एकॉर्ड्स इसका नाम इसलिए बोला गया है कि जो 3 रिलीजन होते हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन है। ये अब्राहम को अपना ग्रेट फादर कंसीडर करते हैं। इसीलिए ये एक तरीके का सिंबॉलिक टाइटल होगा जो प्रमोट करेगा यूनिटी
किसके बीच में? अरेबिक एंड जेविश पीपल। जेविश कहाँ पे है? इजराइल में, और जो अरब कंट्रीज में रहते हैं वो हैं अरेबिक। तो इन दोनों रीजन्स के बीच में जो लोग रहते, इन दोनों रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनके बीच में जो है यूनिटी को प्रमोट करेगा। तो ये है हमारा अब्राहम अकॉर्ड। पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों ही तरीके से ये अब्राहम अकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। अब जो ये I2U2 है, ये इंडिया के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है, ये हम देख लेंगे अब। तो सबसे पहले जो है देखेंगे इंडियन ओशन, इस पर्सपेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि जो स्वेज कैनाल है, जो स्वेज कैनाल है वो ट्रेड के हिसाब से बहुत बिजी रहता है। क्यों बिजी रहता है? क्योंकि ये एक तरीके से जो हमारा अरेबियन सी है उसको, रेड सी को और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है आपस में। और इस वजह से यहाँ ये एरिया जो है ट्रेड के हिसाब से बहुत ज्यादा बिजी रहता है। लगभग 12% जो है वर्ल्ड ट्रेड यहीं से पास होता है। तो अगर I2U2 की ग्रुपिंग होती है तो ये इस ट्रेड में क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा। ये इन देशों को क्या करेगा कि ये फैसिलिटेट करेगा कि ये आराम से ट्रेड कर सकते हैं स्विस कैनाल के थ्रू। फिर इसके बाद अगर एक्सेस टू द मार्केट देखें, तो जो ये 4 देशों की ग्रुपिंग हो रखी है, इसमें क्या करेंगे? ये देश एक दूसरे के साथ बायलेटरल ट्रेड कर सकते हैं, ये एक दूसरे की मार्केट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और जो कि सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएशन में भी हेल्पफुल हो सकता है इंडिया में। इसके बाद जो रहता है वो क्या देखते हैं कि जो मिडल ईस्ट है हमारा, उसके साथ जो टाइज है हमारी, उसके वो और ज्यादा डीपन होंगी, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। इसके बाद जब भी कोई कंट्री इस प्रकार की ग्रुपिंग का, इस प्रकार की फोरम का हिस्सा बनती है, तो उसकी ग्लोबल पोजीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हमें पता है कि जो इंडिया है ऑलरेडी क्वेड का पार्ट है। इसके बाद जैसे ही ये I2U2 का पार्ट बना है, इसके बाद क्या हो गई है, इसकी जो ग्लोबल पोजीशन है इंडिया की वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी के हिसाब से भी इंडिया की पोजीशन वो स्ट्रांग हुई है। इसमें जो मैरीटाइम पायरेसी होती थी, शिप्स वगैरह से सामान चुरा लिया जाता था, ड्रग्स और वेपन्स की इलीगल स्मगलिंग होती थी, उस हिसाब से भी ये सारी चीजें जो हैं वो मिनिमाइज हो गई हैं इस ग्रुप का हिस्सा बनने पर। और इस तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी पोजीशन है वो भी स्ट्रांग हुई है। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि जो I2U2 है, इससे कुछ इश्यूज भी रिलेटेड हैं। वो कौन कौन से हैं? जो सबसे फर्स्ट है पॉइंट, वो है लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब कि इसका जो एम है इस I2U2 फोरम का, वो क्लियर नहीं है। हो सकता है कि कुछ स्कॉलर्स ऐसा मान रहे हैं कि ये ईरान को रोकने के लिए है, जिस जो कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस को फर्दर हैम्पर कर सकता है। पहले से ही इंडिया और ईरान के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं हैं, और अगर ईरान को लगेगा कि इंडिया इस फोरम में इंडिया है और ये ईरान के खिलाफ है, तो इंडिया ईरान के जो रिलेशन होंगे और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसके बाद जो है वो है असिमेट्री अमंग मेंबर्स। इस I2U2 जो ग्रुपिंग है, इसमें जो है वो 4 कंट्रीज हैं। इन 4 कंट्रीज में से जो यूएसए है और जो प्लस जो इजराइल है, ये दोनों मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इंडिया एंड यूएई। तो ये भी एक है कि 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग है ये, और उनमें भी क्या है? असिमेट्री है। कोऑपरेशन जो है वो एक नेक्स्ट इशू है। हो सकता है कि अलग अलग मैटर्स पे अलग अलग कंट्री की कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन हो। चाइना के बारे में, चाइना से कैसे डील करना है, कोई कंट्री कैसे डील करना चाह रही है, कोई कंट्री कैसे ही डील करना चाह रही है चाइना। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि रशिया और जो यूक्रेन वॉर हुई थी उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया है, इंडिया ने वोट देने से मना कर दिया था। अब हो सकता है कि इस मामले में भी यूएसए की अलग वो रही हो, सोच रही हो। तो इसके बाद फिर है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देख लेते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट में हमें क्या इंपॉर्टेंट लगता है। इसमें क्या होगा कि जो इजराइल और अरब में सिक्योरिटी डील हो रखी है और जिसको बैकिंग दी है यूएस ने, अब जो ये डील है इसकी वजह से जो है इंडिया की जो अटोनमी है, स्ट्रेटेजिक अटोनमी है, कैसे वो दूसरी कंट्रीज के साथ डील करेगी,
ये हैम्पर हो सकती है। तो ये एक सीरियस इशू रहेगा I2U2 ग्रुपिंग में शामिल होने से। फिर इसके बाद है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। अब जैसे I2U2 है, इसमें 4 कंट्रीज हैं। ऐसा हो सकता है कि इस ग्रुपिंग को कन्फ्रंट करने के लिए दूसरे देश जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, टर्की, ये सब अपनी एक ग्रुपिंग बना ले, और इस वजह से वेस्ट एशिया में जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकता है। पर उससे पहले हम देखेंगे कि जो ये जो रिसेंटली समिट हुई थी, उसकी की हाइलाइट्स जो है वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जो है वो डील किया गया था फूड सिक्योरिटी के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, एम फॉर क्लाइमेट के साथ। तो जो सबसे पहला पॉइंट था फूड सिक्योरिटी, इसमें क्या देखा गया है कि इसमें यूएई ने बोला है कि हम $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, ताकि जो फूड पार्क्स हैं वो बनाए जा सके क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की मदद से। फिर उसके बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें बोला गया कि इंडिया में गुजरात में एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि जो इंडिया का जो एम है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का, नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है का जो एम है वो अचीव करना चाहता है इंडिया, उसमें जो है ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प करेगा। इसके बाद है एम फॉर क्लाइमेट। एम का मतलब है एग्रीकल्चरल इनोवेटिव मिशन। इसमें किया जाता है कि जो क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए एग्रीकल्चर इस तरीके से की जाती है कि वहां से कम ग्लोबल वार्मिंग हो। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें एम रखा गया है अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में एम था कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव हमें ग्लोबल वार्मिंग को इतना ही लिमिट करना है। तो इस समिट की ये जो है इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी। अब देखेंगे कि वे फॉरवर्ड I2U2 के साथ इश्यूज भी थे, पर हम देखेंगे कि क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है I2U2 ग्रुपिंग में। तो जो वे फॉरवर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा, सबसे फर्स्ट रहेगा एड्रेसिंग बायलेटरल कंसर्न। इसमें क्या होगा कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएं, ताकि जो वेस्ट एशियन रीजन है उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। दूसरा क्या करा जा सकता है, कोऑपरेशन को एक्सपेंड किया जा सकता है, दूसरे देशों को भी पार्टनर बनाया जा सकता है इस ग्रुपिंग में। डेवलपमेंट तीसरा पॉइंट रहेगा, डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कैसे की जाए, पब्लिक हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इन सब सेक्टर्स में काम किया जा सकता है। फिर लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा मेंटेन पीस। इसमें क्या देखा गया है कि इसमें बोला गया है कि I2U2 का जो है वो एम क्या होना चाहिए, उसका एम होना चाहिए कि एनर्जी की, फूड सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम को वेस्ट एशिया रीजन में, साउथ एशिया रीजन में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रिलेटेड न्यूज का है। इसमें क्या हुआ है कि इंडिया, यूएई और फ्रांस की ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है। इसको मेडन ट्राइलेटरल मीटिंग इसलिए होता है कि ये पहली बार हुई है ऐसी। इसका जो मेन एम जो है वो ये ही है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें कोऑपरेशन कैसे एक्सप्लोर की जा सकती है, और इसमें किस किस मैटर को डिस्कस किया गया। इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ब्लू इकोनॉमी, रीजनल कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन इन मल्टीलेटरल फोरा, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, स्टार्टअप एटसेट्रा, इस बारे में ये देखा गया है। फिर इसके बाद जो है ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये मीटिंग जो हुई है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि सबसे पहला काम तो यही होगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें एक तरीके से कोऑपरेशन बूस्ट होगी इन कंट्रीज की। इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसमें जो चाइना है उसकी डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, तो एक तरीके से ये काउंटर करेगा जो चाइना है उसकी प्रेजेंस को। फिर उसके बाद जो हमारा, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर अरेबियन सी है, जो अरेबियन सी है उसमें एनर्जी और रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। इसके बाद साथ ही ये इंपॉर्टेंट है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन्स, जो जिसको सागर बोला गया है, इसके लिए भी
ये इंडिया के लिए क्रिटिकल साबित होगा। अब इंडो पैसिफिक में दूसरे इनिशिएटिव भी हैं, जैसे कि ब्रिक्स, क्वाड, इंडो जापान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, ये सारे भी हैं जो क्या करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में डील करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें बेसिकली क्या है, सीपीईसी समझने से पहले हमें देखना होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है चाइना का। चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये 2013 में लॉन्च हुआ था। इसका बेसिक एम क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट कर दिया जाए लैंड और सी के थ्रू, ताकि क्या हो, चाइना जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाके अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके, ट्रेड कर सके आसानी से। इसमें इसका एम रहा है किस किस को लिंक करने का, साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, गल्फ रीजन को, अफ्रीका और यूरोप को थ्रू लैंड एंड सी रूट्स। और अब जो ये जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये किसका ही पार्ट है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है। जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है वो 3000 किलोमीटर लंबा है, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एरिया जो है वहां पे ग्वादार पोर्ट है, वहां से काशगार चाइना में, यहाँ तक जो है ये जा रहा है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो है, जो ये ब्लू दिख रहा है, ब्लू कलर का, ये पूरा इंडिया का रीजन है। और चाइना का जो ये इनिशिएटिव है सीपीईसी जो है, ये इंडिया से होते हुए जा रहा है। और जो ये रीजन, ये वाला जो रीजन है जहां से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर होते हुए जाता है, ये पीओके वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब चाइना ने क्या किया है, ये यूनिलेटरली ही डिसाइड कर लिया है कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इस एरिया से जाएगा। इसमें इंडिया से परमिशन उसने नहीं ली है, तो इंडिया जो है ऑब्जेक्शन लगा रहा है कि भाई ऐसे ये यूनिलेटरली कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और चाइना को क्या फायदा होगा ग्वादार पोर्ट तक इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनाने से? इससे क्या होगा, ग्वादार पोर्ट तक आने के बाद जो चाइना है वो इजीली एक्सेस कर सकता है मिडल ईस्ट और अफ्रीका वाले रीजन के साथ, और इजीली एक्सेस कर सकता है इंडियन ओशन रीजन के साथ। तो फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया, ये ठीक है, आप हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना सकते हो। बदले में क्या करेगा, बदले में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चाइना जो है वो पाकिस्तान में सपोर्ट करेगा, कि ठीक है, पाकिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो एनर्जी को लेकर या फिर उनकी इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, उन सब में जो है वो चाइना जो है वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। अब देख लेते हैं कि इंडिया जो है वो बार बार ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहा है सीपीईसी पे। इंडिया का कहना है कि ये हमारी जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका वायलेशन है, क्योंकि चाइना ने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि यहाँ से जो है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पास करेगा, और जो कि इंडियन टेरिटरी है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको पाकिस्तान ने तो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और इसमें इंडिया से उन्होंने नहीं पूछा है। तो इंडिया कह रहा है ये हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन है। इसके बाद जो है इंडिया देखता है कि चाइना और पाकिस्तान आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि ये अपनी एक मिलिट्री अलायंस बना ले इंडिया के अगेंस्ट, तो इस बात का डर भी इंडिया को है। इसके अलावा एप्रीहेंशंस हैं कुछ, जैसे ट्रांसपेरेंसी को लेकर, फाइनेंशियल वायबिलिटी को लेकर। इसमें क्या होता है, चाइना की हैबिट है कि ये पहले जहां जहां से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है, उन कंट्रीज को क्या देती है, लोन दे देती है, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। पर जब वो कंट्री जो है रीपे नहीं कर पाती है लोन को, तो चाइना क्या करता है, उस कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करने लग जाता है। इस जैसे कि उसने श्रीलंकन क्राइसिस के टाइम पे किया था। तो अब इंडिया को एप्रीहेंशन है, हो सकता है पाकिस्तान वो लोन जो है वो रीपे ना कर पाए और बाद में पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स को चाइना हैंडल करने लग जाए, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। इसके बाद जो है कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से क्या होगा कि जो इस्लामिक इंसर्जेंट्स हैं
वो इजीली उनकी इंसर्जेंसी हो सकती है। तो एक ये सिक्योरिटी थ्रेट डालता है इंडिया के लिए। अब इंडिया जो है बार बार ऑब्जेक्शन लगा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, मगर चाइना के लिए ये क्यों मैटर करता है कि इंडिया भी उसका साथ दे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि जो इंडिया है वो चाइना का इमीडिएट नेबर है, और जो ये एरिया है आसपास का नेबरहुड में चाइना के, इंडिया जो है उसमें एक डोमिनेंट और इम्पोर्टेंट प्लेयर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चाइना ने बेशक से यूनिलेटरली डिसाइड कर लिया है इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया जाएगा, पर इसको जो है जो अल्टीमेट डिसीजन है वो बायलेटरली होना जरूरी है, तभी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है वो लेजिटिमेट माना जाएगा। इसके बाद जो है कुछ इफेक्टिव अचीवमेंट होंगी बीआरआई पॉलिसी की, जैसे कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेटिंग कनेक्टिविटी, अनइम्पेडेड ट्रेड, ट्रेड को बिना किसी इम्पेडिमेंट के किया जा सके, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एंड पीपल टू पीपल बॉन्ड। मगर ये सब पॉसिबल कब है? जब इंडिया का कॉपरेशन मिल जाता है चाइना को, तभी ये सारी पॉलिसीज पर काम करना इजीली पॉसिबल होगा चाइना के लिए। इसके बाद ग्लोबल पीस, इंडिया के साथ जो कॉपरेशन है वो एक तरीके का जो सस्टेनेबल रिलेशनशिप होगा, और वो प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस और प्रॉस्पेरिटी को लेकर। इसके बाद अगर इंडिया की कॉपरेशन मिल जाती है चाइना को, तो ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड साबित हो सकती है इंडियन मार्केट। वो इंडियन मार्केट में आके अपना सामान जो है वो बेच सकते हैं, तो जो ट्रेड है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी चाइना की इंडिया के साथ। अब देख लेते हैं जो इंडिया है उसकी ओवरऑल अप्रोच क्या है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके। इंडिया ने क्या किया है, जो दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल पार्टनर बन गया है और उनका कॉपरेशन सीख कर रहा है इंडिया, ताकि जो चाइना है उस पे उसके डोमिनेंस को वो काउंटर कर सके। जैसे कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इंडिया एंड जापान जो है वो ऑफर कर रहे हैं, जिसको ये एक तरीके से बीआरआई का ऑल्टरनेटिव जो है वो प्रूव होगा। इसके बाद जो है हमें पता है इंडिया जो है वो क्वेड का हिस्सा है। क्वेड का हिस्सा है तो इसके बाद जो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये एब्सटेन, ये रोक रहा है चाइना का राइज होने से। ये चाइना की डोमिनेंस को इस रीजन में रोक रहा है, क्वेड का हिस्सा होने से ये फायदा है इंडिया को। फिर रीजनल और सब रीजनल कोऑपरेशन में देखें तो इंडिया की बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है। इनकी जो सब रीजनल कोऑपरेशन हो रखी है इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, तो ये भी एक तरीके से ऑल्टरनेटिव ही है चाइना के अगेंस्ट। इसके बाद जो है हम देखेंगे न्यूज इन शॉर्ट्स। इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जापान के जो फॉर्मर पीएम थे शिंजो एबे, उनका असैसिनेशन कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। अब जो शिंजो एबे थे वो अपनी असर्टिव पॉलिसीज के लिए बहुत जाने जाते हैं, और जो शिंजो एबे जब पीएम थे तो इंडिया और जापान के रिलेशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गए थे। इंडिया का मेंशन उन्होंने अपनी बुक उत्सुकुशी कुनी टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री में भी किया है, तो इससे पता चलता है कि वो इंडिया को कितना इंपॉर्टेंट समझते थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि शिंजो एबे के और दूसरे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो क्या रहे हैं जापान में। हालांकि ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन जापान में थे, हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। उन्होंने अपने इकोनॉमिक अगर डायमेंशन देखें तो जो जापान में जो डिफ्लेशन थी उसको कैसे उन्होंने खत्म किया, मॉनेटरी ईजिंग के द्वारा, फिस्कल स्टिमुलस और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब जो ये तीन टर्म्स हैं ये हम इकोनॉमी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, तो इन सब का यूज करते हुए उन्होंने डिफ्लेशन जो है उससे अपनी इकोनॉमी को क्या किया, रिवाइव किया, और इसी चीज को बोला गया एबेनॉमिक्स। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में देखें तो उन्होंने आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी की पॉलिसी अपनाई। डिफेंस में भी, डिफेंस में पहले क्या होता था, जापानीज ट्रुप जो है वो अब्रॉड में जाके फाइट नहीं कर सकते थे। अगर किसी कंट्री के साथ उनका फ्रेंडली रिलेशन होता था तब भी उसको बचाने के लिए वो कभी भी अब्रॉड में फाइट नहीं करेंगे। पर उनके टाइम पे उन्होंने इस बैन को हटा दिया और बोला कि अब से जो जापानीज ट्रुप्स हैं वो फाइट कर सकते हैं अब्रॉड में ही।
अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने विमेन्स के लिए बहुत कुछ किया है, जिसको विमेनिक्स बोला गया है। इसमें क्या बोला है कि उसने उन्होंने जो जापान की कंपनीज थी उनको पुश किया कि आप ज्यादा से ज्यादा विमेन्स को हायर करें, और इससे जो है विमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। इसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया जापान रिलेशनशिप में क्या रहा है वो हम देख लेते हैं, और यही जो है ये थोड़ा सा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। जब जब शिंजो एबे थे तो इंडिया और जापान की एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हुआ करती थी पीस और सिक्योरिटी के रीजन में। इसके अलावा जब शिंजो एबे थे तो इंडिया की एफडीआई का लगभग 10% जो है वो सीधा जापान से आता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उन्होंने इंडिया के लिए कितना अच्छा काम किया है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया की जो एंट्री है उसको सपोर्ट किया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, एजी में, एमटीसीआर में, डब्ल्यूए में। इन सब में इन जितने भी ये हमारी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स थी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स है, इंडिया चाहता है कि इंडिया इसका मेंबर बने, और इस चीज को जो है शिंजो एबे ने सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था 2021 में। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो है वन कंट्री टू सिस्टम। जब ये वन कंट्री टू सिस्टम की बात हो रही होती है, ये बेसिकली होती है चाइना हांगकांग से रिलेटेड, चाइना ताइवान से रिलेटेड। अब ये न्यूज में क्यों है ये देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये वन कंट्री टू सिस्टम जो है वो हांगकांग और मकाओ से कैसे रिलेटेड है। हांगकांग जो है 1842 के बाद से ही इसका था, ब्रिटिशर्स का उस पे रूल था। इसके अलावा चाइना ने क्या किया, 1898 में ब्रिटेन और चाइना के बीच में एक कन्वेंशन साइन हुई, जिसके बाद जो हांगकांग के आसपास के आइलैंड्स थे उनको 99 इयर्स के लिए ब्रिटिशर्स को लीज पर दे दिया गया था। इसके अलावा जो मकाओ वाला रीजन है उस पर पोर्तुगीज रूल करते थे 1557 से ही। फिर चाइना ने क्या किया, 1980 में चाइना ने ब्रिटेन और पोर्तुगल दोनों के साथ ही टॉक की, और इसमें बोला कि जो आप जो टेरिटरीज हैं ये दोनों हमें ट्रांसफर कर दो। तो इसी के साथ हांगकांग जो है 1997 में, और जो मकाओ है वो 1999 में चाइना के पास वापस आ गया। अब चाइना को हांगकांग 1997 में वापस मिल गया था। तो अब न्यूज में ये इसीलिए है क्योंकि अब जो हांगकांग को वापस मिलने की 25th एनिवर्सरी जो है वो चाइना मना रहा है। अब वन कंट्री टू सिस्टम जो क्या है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। जो ये वन कंट्री टू सिस्टम्स जो है वो पहले यूनिफाई करने के लिए था चाइना और ताइवान को, पर ताइवान ने इसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। फिर इसके बाद हांगकांग और मकाओ से ये कैसे रिलेटेड है ये देख लेते हैं हम। चाइना ने जो सेम पॉलिसी थी वन कंट्री टू सिस्टम की वो हांगकांग और मकाओ पे भी लागू करने की कोशिश की। इसके तहत जो हांगकांग वाला रीजन है उसमें जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है वो दोनों डिफरेंट है मेनलैंड चाइना से। while being पार्ट ऑफ चाइना, चाइना का पार्ट होते हुए भी मेनलैंड चाइना से इन इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हांगकांग के क्या है, डिफरेंट है। अब जो ये दोनों रीजन्स हैं मकाओ और हांगकांग दोनों ही स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कहे जाते हैं चाइना के, क्योंकि इनकी अपनी करेंसी है, अपनी इकोनॉमी है, अपना लीगल सिस्टम है। मगर जो कॉमन है वो क्या है, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। ये जो है कौन डिसाइड करता है, ये जो मेन लाइन चाइना है बीजिंग से सारा कुछ ये कंट्रोल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हांगकांग रीजन है उसमें लोगों को थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके पास। वो असेंबल कर सकते हैं, असेंबली फ्रीडम ऑफ असेंबली उनको मिली हुई है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको मिली हुई है, पर जो मेन लैंड चाइना है उसमें ये अधिकार लोगों के पास नहीं है। और जो ये हांगकांग रीजन के लोग इतनी फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं वो एक बेसिक लॉ के तहत कर रहे हैं, और जो ये बेसिक लॉ है इसकी वैलिडिटी सिर्फ 50 साल की है, 2047 तक, और मकाओ के लिए 2049 तक है। इसके बाद कैसे इनके रिलेशन रहेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है।
फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है रशिया यूक्रेन की डील हुई है कि वो दोबारा से ग्रेन का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे ब्लैक सी पोर्ट से। ठीक है, अब इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है ताकि जो शिप्स हैं जो सामान लेकर जाती हैं उनका सेफ पैसेज हो सके, इसके लिए इन्होंने एक डील साइन की। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, रशिया और यूक्रेन क्या ये एग्रीमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? हम देखते हैं यूक्रेन जो है पूरी वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सनफ्लावर ऑयल का। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे ये है कॉर्न एक्सपोर्ट करने में। इसके अलावा हम देखें तो वर्ल्ड का लगभग 25% वीट सप्लाई वो सिर्फ और सिर्फ इन दो कंट्रीज से होता है, रशिया और यूक्रेन से। अब इस डील का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या रहेगा? इस डील का सिग्निफिकेंस ये रहेगा कि ये ईज कर देगा ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी। अब इन दोनों, ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे ये दोनों देश, इसकी वजह से ग्लोबली फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई थी। अब क्या होगा इससे, ये डील साइन होने से जो यूक्रेन है वो इजीली लगभग 22 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स जो है वो क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा अपना जो सनफ्लावर ऑयल है जिसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यूक्रेन, वो आसानी से क्या कर सकता है, अब एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा रशिया भी अपने फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट कर सकती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है फर्टिलाइजर में कि 13% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट जो है फर्टिलाइजर्स का वो रशिया से ही होता है। इसके अलावा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लैक सी है इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, ये प्रीलिम्स, ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है पूछने के लिए। ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं, मेडिटेरियन सी के आसपास की कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैंक्शन वेवियर फॉर S-400 मिसाइल सिस्टम। ये जो S-400 सिस्टम है वो क्या है, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो इंडिया ने रशिया से खरीदी है। पर ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में है काटसा की वजह से। काटसा एक तरीके का काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये काटसा जो है ये अमेरिका का एक्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे रशिया है, रशिया जो है वो यूएसए का एडवर्सरी है। अब कोई भी देश इनसे जो भी ट्रेड डील करता है, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर हो या कुछ और हो, तो जो अमेरिका है वो उस देश पर सैंक्शन लगा देता है। मगर ये इस टॉपिक में हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका ने ये सैंक्शन इंडिया पर नहीं लगाया। इंडिया ने रशिया से खरीदा था ये S-400 मिसाइल, पर फिर भी रशिया ने जो है इंडिया पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को एक अपना इम्पोर्टेंट एलाई की तरह देखता है कि वो चाइना से फाइट कर सकता है इंडिया के साथ मिलकर। इसके अलावा अगर वो यहाँ पर सैंक्शन लगा देता तो इंडिया और यूएसए दोनों ही क्वेड का हिस्सा है। अगर यहाँ पर वो सैंक्शन लगा देता तो क्या होता, ये जो क्वेड में इनकी रिलेशनशिप है इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता। अब जो ये काटसा के अंदर जो सैंक्शन लगती है वो किन किन कंट्रीज से डील करने पे लगती है, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन सब से अगर कोई कंट्री डील करती है तो उसको पनिश करने के लिए काटसा के अंडर जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शन जो है अमेरिका के द्वारा लगा दिए जाए हैं। ये हमने देख लिया है कि S-400 क्या है, ये दोनों चीजें हमने देख ली हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सप्लाई चेन मिनिस्टीरियल फोरम। ये क्या है? इसमें क्या बताया गया है कि जो 18 इकोनॉमीज हैं वो मिलकर, जिसमें कि इंडिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन शामिल है, ये सब मिलकर क्या कर रही हैं, एक रिजिलियंट सप्लाई चेन सिस्टम बना रही हैं। जब ये सिस्टम बन जाएगा तो इन कंट्रीज की जो डिपेंडेंस है चाइना पे सप्लाई चेन के लिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एट प्रेजेंट अगर हम देखें देखें तो चाइना जो है वो डोमिनेट कर रहा है अभी सप्लाई चेन में। अब इसकी ये जो डोमिनेट कर रहा है इस पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ही एक रिजिलियंट सप्लाई चेन सिस्टम बनाया जा रहा है।
इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगी, दूसरे दूसरे देशों से ट्रेड की जा सकती है डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स में। अब सिर्फ चाइना पर ही रिलाय नहीं किया जा सकेगा। इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी और सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया है हमारी, इन तीनों ने एक सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है। अब देख लेते हैं कि जो ये आरएससी है, रेजिलियंट सप्लाई चेन सिस्टम है, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा। इसमें रिस्क रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि एक ही कंट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ऑपरेशंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, इनोवेशन और ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। बस इतना ही है इस टॉपिक में। इसके बाद हम देखते हैं एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ये किसका इनिशिएटिव है, ये जापान का इनिशिएटिव है। जो किस चीज के लिए है, ये है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब हमें पता है कि पूरा वर्ल्ड ही क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, और इस ट्रांजिशन में जो इंडिया की हेल्प करने वाला है वो है जापान करेगा। इससे क्या होगा, इंडिया जो है सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर लेगी और कार्बन न्यूट्रलिटी को भी अचीव कर लेगी, जो हमारा एम है। और इसके तहत लगभग 10 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो की जाएगी। इसी के साथ हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।